अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने 1.3 का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट 1.4 की तरफ चलते हैं। 1.4 में मैंने 1 क्वेश्चन लिख दिया। 1 क्वेश्चन में हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने 1.3 तक हमने मैट्रिक्स को प्लस करना माइनस करना सीख लिया था। उसके अलावा हमने ऐसे नंबर सीखे से, मतलब अगर हमारे पास एक मैट्रिक है जिसका नाम ए है, अगर तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे यूं इस तरह से नंबर होते थे, कोई भी हमने इसको मल्टीप्लाई करना था, मतलब हमने कांस्टेंट को एक मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है अभी तक, ठीक है। लेकिन अब हमें नया काम दे दिया, उन्होंने हमें कहा है कि कोई भी 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। इससे पहले हम मैट्रिक को जस्ट एक कांस्टेंट से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया हमें कि आपने एक मैट्रिक को मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसका रूल अलग है और मैट्रिक को मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करने का रूल अलग है। यानी कि अगर ये चीज़ है तो अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक से मल्टीप्लाई करने की बात करूँ तो ये एक 2 मैट्रिक है और इन 2 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन में जस्ट वो हमें कह रहे हैं कि हमने आपको मैट्रिक दे दी है और आप हमें बता दें कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, मतलब कौन से 2 मैट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकती। अब ये चीज़ हमें देखने से पहले हमें इसके रूल देखना होंगे कि मैट्रिक्स में वो क्या चीज़ कहते हैं कि किस तरह से 2 मैट्रिक मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल है इनका, किस तरह से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ये एज अ डेफिनेशन नहीं आती, इससे पहले जो डेफिनेशन बताई हैं वो मैं आपको सब वीडियोस में बताती रही हूँ कि कौन सी डेफिनेशन कौन सी इंपॉर्टेंट थी पेपर्स के लिए, कौन सी नहीं। तो ये जस्ट आप समझने के लिए नोट करें इसको। यहाँ पर मैंने कहा है कि टू मैट्रिक्स ए और बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहे हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स हों ए बी, यानी कोई भी 2 मैट्रिक हों, वो कब कन्फर्मेबल होते हैं, कब पॉसिबल होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई होना। गिविंग प्रोडक्ट ए बी, वो कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए, अगर ए का यानी कि पहले वाले के कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स हैं जिसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल हो। अगर आप पहले वाले मैट्रिक के कॉलम दूसरे वाली मैट्रिक की रोज के इक्वल हैं तो फिर वो इक्वल होंगे, वरना नहीं। कैसे होंगे, अब मैं यहाँ पे इसी चीज़ को देख लेती हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ए हमारे पास है, यहाँ मैंने एक जस्ट आपकी एग्जाम्पल जो बुक में है वही वाली लिख दी है, लेकिन आप यहाँ पे मैं जैसा कि पहले भी कहती हूँ तो सेम वाला करना जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से ही कोई भी एग्जाम्पल बना लिया करें। मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख दी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, ये चीज़ मैंने खुद से लिखी थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखा जाए, अगर ए मैंने लिखा है एक ऐसा मैट्रिक है जिसके 2 रोज हैं 2 कॉलम है, ठीक है। अब बी एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। यहाँ पे मैंने 1 कॉलम और 2 कॉलम 1 रोज और 2 कॉलम लिख रही है। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज के इक्वल होने चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे ए है 1 3 2 और 0 और बी मेरे पास है यहाँ पे 4 और 1, और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक इसके कॉलम की तादाद और इसके रोज की तादाद बराबर हो। अब इसके कॉलम है 2, इसके रोज है 2, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब किस रूल से मल्टीप्लाई करना है, इसका मेथड क्या है मल्टीप्लाई होने का, वो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको टोटल डिटेल में बता दूंगी। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे कहूँ कि बी और सी को मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बी तो मुझे दे दिया उन्होंने 4 1, और अगर यहाँ पे सी को देखा जाए तो सी है मेरे पास 2 और 5। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास 1 है, यहाँ पे 1 है, और इसका अगर मैं नंबर ऑफ रोज देखूँ तो वो 2 नंबर ऑफ रोज भी 1 है, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी पॉसिबल है, ठीक है। बी सी भी पॉसिबल है मल्टीप्लाई होने के लिए, ए बी भी पॉसिबल है। लेकिन अब मैं ए सी की बात कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ए सी की बात करूँ तो ए सी में मेरे पास आ जाता है 1 3 2 और 0, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। और अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ तो सी में मेरे पास यहाँ पे 2 रोज ही है, और सॉरी 1 रो है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रोज भी 2 होती तभी पॉसिबल होता, लेकिन यहाँ पे तो नंबर ऑफ रोज 1 है, तो इसका मतलब ये वाले ए और सी जो है वो पॉसिबल नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए, लेकिन ए बी और बी सी हो सकते हैं।
तो इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं इसकी जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उससे। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि इसके जो रूल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और मैंने कोई से 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं और इन्हीं से मैथड से आपको टोटल समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें जो बाय डेफिनेशन समझ आई है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रोज के इक्वल होंगे तो वो पॉसिबल, दोनों को मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना नहीं। यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई करने का नहीं कहा, जस्ट उन्होंने कहा कि हमें ये कंफर्म कर दे कि कौन सा पॉसिबल है मल्टीप्लाई के लिए, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन of matrix is confirmable because number of columns of first column, first matrix is equal to number of columns, so number of rows of second matrix, ठीक है। मैंने लिखा ये है कि मैट्रिक्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स की पॉसिबल है बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले वाले के नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो कॉलम्स है वो इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लिखना चाहो आप ये वाला इस तरह से भी लिख सकते हो कि ये पॉसिबल है, नहीं तो आप सेकंड वाला काम करो कि बाय डेफिनेशन कि डेफिनेशन हमें ये कहती है कि नंबर ऑफ साइड पे कितनी जरा नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is equal to number of rows of second matrix, ठीक है। हाँ, बाय डेफिनेशन कहती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट सेकंड। तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स के क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है तो वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स तो वो भी 2 है। तो हम कह देंगे इट्स मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्मेबल, ठीक है, या लिख देंगे इट्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिख दें और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। चाहे आप इसके लिए ये वाली लाइन इसको मैथमेटिकली लिखें तब भी ठीक है, अगर आप इस तरह से लिख देते हैं तो तब भी आपका ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अब इस तरह से लिखना चाहिए या इस तरह से लिखना चाहिए आपकी मर्जी है, लेकिन इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट आपको सिलेबस कवर करवाने के लिए मैं बता रही हूँ। लेकिन इससे आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगी वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। मैंने एक क्वेश्चन ये बता दिया, एक क्वेश्चन ये बता दिया जो कि दोनों के पॉसिबल थे मल्टीप्लाई के लिए, लेकिन अगर आप इस वाले को भी चेक कर लेते हैं कि ये वाला पॉसिबल है कि नहीं। अब यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है और अगर नंबर इसका नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, यानी कि इसके कॉलम और इसकी रोज बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो कॉलम 1 है और यहाँ पे देखा जाए तो रोज 2 है, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि पहले वाले के कॉलम्स की तादाद और दूसरे वाले के रोज की तादाद बराबर हो। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ columns of first matrix is equal to number of rows of second, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स का आप देखें फर्स्ट वाले का 1 है और सेकंड वाले का 2 है, तो हम कहेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेम इसी तरह आप अगर नीचे लिखना चाहें, यहाँ इसी के नीचे हमें लिखना था इट्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल लिख दें या कन्फर्मेबल लिख लें और यहाँ पे
नॉट कन्फर्मेबल, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। मेरे ख्याल में आपको ये वाला मेथड ज़रा मजे का लगेगा, क्योंकि आप इस तरह से ज़रा इजीली लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखें तब भी आपको क्वेश्चन ठीक होगा, अगर इस तरह से लिखोगे आपने होमवर्क में तब भी ठीक होगा। तो इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमें, ये सेकंड क्वेश्चन में इसका वन पार्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन देखा जाए तो वन पार्ट आ जाता है, सेकंड क्वेश्चन के ज़रा चांस कम होते हैं, लेकिन वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए वन क्वेश्चन, तो वन में उन्होंने सॉरी इसका वन पार्ट जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ए और बी को जस्ट मल्टीप्लाई करवा दें। ए हमने दे दिया है, वो कह रहे हैं बी हमने दे दिया है, आप हमें जस्ट इसका मल्टीप्लाई करवा दें। अब ए की वैल्यू दे दी, तो हमें सबसे पहले तो लिख दूंगी यहाँ पे गिवन डैट कि मुझे दिया क्या है। दिया है उन्होंने मुझे ए 3 - 1 0 और 2, ठीक है, और बी उन्होंने मुझे दे दी है 6 और 5। ये मैं इसलिए यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन लिखते हैं, आप जस्ट सोल्यूशन से काम स्टार्ट करते हैं, और आपका सोल्यूशन आपका जस्ट आपने ये हेडिंग देनी है, ये देना और ये लिखना, और आपने अपना काम स्टार्ट कर देना, और ए भी आपने क्वेश्चन पेपर से देख के यहाँ पे लिख देना है। अच्छा जी, अब ए और बी को मल्टीप्लाई आपने करना है, तो ए की वैल्यू लिखेंगे आप पहले और बी की लिखेंगे बाद में, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसा करने को कहा है। और ये लिख दिया। पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज की इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 2 है, तो दोनों बराबर हैं, जिसका मतलब ये दोनों पॉसिबल भी है। अब इससे पहले जो आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था वो आपने जस्ट नंबर्स को सीखा था, और वो आप यूँ सिंपल वाला काम आप करते थे। अगर आपके पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे नंबर्स हैं, तो आप सिंपल काम करते थे, आप इसको इससे 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 सबसे मल्टीप्लाई करवा देते थे, यूँ करके। ऐसे ही है यहाँ पे ये वाला काम सीधा सीधा था कि आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और आपका जो 2a है वो निकल आना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो मैट्रिक्स ने अगर इक्वल होना है, सॉरी मल्टीप्लाई होना है, तो उसका थोड़ा सा मेथड चेंज है। अब अभी आपने सीखा कि पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं दो मैट्रिक्स में, मल्टीप्लाई होने की पॉसिबिलिटीज कैसे चेक करते हैं, कि आप कहते हैं कि इसके कॉलम्स को इसके रोज के साथ चेक कर लो कि दोनों की तादाद बराबर हो। अब मल्टीप्लाई के लिए थोड़ा सा इसका उलट रूल है। कैसे? आपने इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। चेक करने के लिए आपने पहले की कॉलम दूसरे की रोज देखनी है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के लिए आपने इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है, पहले की रोज को दूसरे के कॉलम से। कैसे? आप जिस तरह से आप यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि आप बचपन में जिस तरह से क्वेश्चन करते होते थे, इस तरह से आपको कहा जाता था कि दो नंबर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो, तो आप बचपन में कैसे करते थे? आप पहली वैल्यू पकड़ते थे, मतलब 2 को, अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवाते थे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाते थे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे, यहाँ पे लिख देते थे, मतलब 6 2 12 है, 1 कैरी है, 5 2 10 और 1 कैरी है, 2 2 5 और 1, यूँ आप लिख देते थे। फिर आप क्रॉस का साइन लगाते थे, आप इसको भी इससे करवाते थे, इसको भी इससे, इसको भी इससे, मतलब यानी कि आप इसको भी सबसे मल्टीप्लाई करवाते थे, आप इसको भी सबसे मल्टीप्लाई करवाते थे। इसी तरह आपके अलजबरा के क्वेश्चन, यहाँ पे अलजबरा का अगर मैं क्वेश्चन कहा कहूँ तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है 5x + 2y + z, इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू दे दी जाए, आप इसको इससे भी करवाते हो, इसको इससे भी करवाते हो, इसको इससे भी करवाते हो। ज़्यादा ये मैं डिटेल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर जब मैं बच्चों को मैथ के क्वेश्चन करवाती हूँ तो बच्चे मुझे सिंपल ना इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सीधा सीधा और मुझे मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन दे देते हैं। अक्सर यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं तो वो पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से जस्ट मल्टीप्लाई करवाते हैं, मुझे देते हैं। बच्चे ये मेथड रॉन्ग है, आपने गौर किस चीज़ पे करना है कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट हो रहे हैं तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका रूल क्या है कि पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। अगर यहाँ पे एक और कॉलम होता, फर्ज करो कि यहाँ पे 1 और 2 कॉलम और होते, ठीक है, आपने क्या करना था, आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना था, पहली रो को दूसरे कॉलम से करवाना था। अगर यहाँ पे एक और मैट्रिक होता, आप पहली रो को इससे भी मल्टीप्लाई करवाते, ठीक है। जब कॉलम खत्म हो गए आपने दूसरी रो पकड़ ली, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को तीसरे कॉलम से, यूँ आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे इतना ही काम है तो मैं इतना ही काम करवाऊँ, ठीक है। अब कैसे करना है, मल्टीप्लाई का क्या रूल है वो भी आपको बता देती हूँ। पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो पहली वैल्यू ने पहली से मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन दूसरी ने दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे लिख दूंगी 3 × 6, पहली पहले से मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रैकेट का साइन लगा दूंगी, प्लस का साइन लगा दूंगी, प्लस के साथ इसको जोड़ देना है। पहले कॉलम ने पहली रो पहले कॉलम से हो रही है तो 3 × 6 प्लस का साइन,
0 मल्टीप्लाई 5, इनके दूसरे से हो गई। नेक्स्ट आगे कॉलम नहीं है तो मैं अगली वाली रो में आ गई, ठीक है। अब सेकंड रो ने भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो -1 होगा मल्टीप्लाई 6 के साथ, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, दूसरी वैल्यू दूसरे के साथ होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट अगला काम सिंपल सा है, 6 3 are 18, प्लस का साइन 5 0 0, 6 माइनस 1 सा मल्टीप्लाई 6 और प्लस का साइन 5 2 are 10। तो आपका आंसर सिंपल सा आ जाता है यहाँ पे 18, और यहाँ पे -10 में से 6 माइनस होंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। तो आपका ए बी का आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ये, ठीक है। तो आपका 1 पार्ट सॉल्व हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे सेकंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड में उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको। सेकंड में उन्होंने हमें बोला हुआ है पी ए को मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे लिख दिया है साथ में अगर ये पॉसिबल है तब। अब पॉसिबल कैसे नहीं है हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो पहले चेक करना होता है। तो बी की वैल्यू यहाँ पे 6 और 5, और यहाँ पे ए की वैल्यू देखा जाए तो वो है हमारे पास 3 -1 0 और 2, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन डैट ए और बी क्या है, वो आप जब अगर आपको जस्ट बी का पार्ट आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखें जरूर कि गिवन क्या दिया हो गया, वो इतना स्टेप आप जरूर लिखें। उसके बाद आगे आप लिख दें बी माइनस ए आपने करना है, तो बी और हमें बाय डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में लिखा था, आप स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो स्टेटमेंट में लिख दें कि बी ए इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो पहला कॉलम 1 है और इसकी अब कॉलम 1 है तो रो भी 1 होनी चाहिए थी, फिर ही पॉसिबल होना था ना, क्योंकि पहले की कॉलम दूसरे की रोज की तरह बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे तो पहला का कॉलम 1 है और रोज की तरह 2 है, तो इसका मतलब ये इक्वल तो नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। नहीं तो आप जैसे दूसरी तरफ मैं बता रही हूँ वैसे आप लिख देंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल का साइन आप यू लिखेंगे, मतलब इक्वल का साइन लिख के और फिर यू पर, ठीक है। नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। आप लिख देंगे कि इज नॉट पॉसिबल, इट्स बी ए इज नॉट पॉसिबल, या लिख देंगे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दें कि नॉट पॉसिबल है बी ए मल्टीप्लाई जो है, इनका मल्टीप्लाई नहीं लिखना हमें, जस्ट ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, के पहले के कॉलम दूसरे के ए के जो रोज है इसके बराबर नहीं है, इसलिए बी और ए आपस में मल्टीप्लाई इनकी इक्वल नहीं है। आपका ये सेकंड पार्ट यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला क्वेश्चन जो है ये पेपर में जैसा कि इंपॉर्टेंट में निकाल के लिख लिया, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ जाता है 2 नंबर का काम, ठीक है। अच्छा जी बच्चे, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लिख दें। और मल्टीप्लाई कैसे करना है उसका काफ़ी तो मैंने एक्सप्लेन तो समझा दिया है, लेकिन दोबारा एक बार मैं कर देती हूँ इस चीज़ को कि मल्टीप्लाई जब, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया जैसे इस तरह से क्वेश्चन दिए कि पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को दूसरे से, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे मैंने दोबारा बता देनी है, इससे अगले क्वेश्चन में दोबारा बता देनी है। बच्चे कंफ्यूज इस तरह के क्वेश्चन में होते हैं क्योंकि उनको एक ही रो नजर आती है, एक ही कॉलम नजर आता है। अक्सर बच्चे इसी को नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम पॉसिबिलिटी देखें तो बच्चे इसमें 2 कॉलम है, यूं देखे तो कॉलम है ना, 2 कॉलम है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 रोज भी हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मल्टीप्लीकेशन के लिए पॉसिबल तो है। अब अक्सर बच्चे इसका आंसर जो लिखते हैं वो कॉलम्स में लिख देते हैं, रोज में लिख देते हैं। अक्सर बच्चे इसका आंसर कॉलम में लिख देते हैं, अक्सर बच्चे इस तरह से सही वाला आंसर भी लिख देते हैं। अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं कि इसका आंसर इस तरह से आना है कि इस तरह से, क्योंकि अक्सर मैंने पेपर इस तरह से भी चेक किए हैं कि बच्चे मुझे 2 तरह के आंसर देते हैं, रोज में भी और कॉलम में भी, ठीक है, और लिख के कि या ये है या ये है, ठीक है। तो किस 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर किस फॉर्म में आंसर आएगा, ये चीज़ हम मल्टीप्लाई किए बगैर भी चेक कर सकते हैं। कैसे, इसी को देख लेते हैं, ठीक है, इसी को देख लेते हैं।
पहले वाले का ऑर्डर क्या है, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, पॉसिबिलिटी कि आपका आंसर किस फॉर्म में आएगा ये चीज चेक करने के लिए पहले वाले का आप ऑर्डर देखें। जस्ट आपने ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर में 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या है फिर 3 × 2, क्योंकि रोज तादाद आप पहले लिखते हो, कॉलम्स की तादाद आप बाद में लिखते हो। इसका ऑर्डर क्या है 3/2, आप 3/2 लिखें तब भी ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखें तब भी ठीक है। इक्वल टू, मैं यहाँ पे जरा बड़ा आंसर लिख लेती हूँ 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे देखा जाए, या इक्वल भी नहीं लगाओ, इक्वल भी ना लगाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 × 2, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा ऑर्डर था 3 रोज 2 कॉलम, मैंने जस्ट सिंपल ऑर्डर लिखा है 3/2। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज है 2 कॉलम है, तो मैंने लिख दिया 2/2। हमेशा नीचे जो मिड वाली वैल्यूज हैं वो सेम होती हैं तो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। जो सेम है वो कट जाती हैं, जो साइड में रह गया है ना, ये जो भी बचा है इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। आपको मल्टीप्लाई किए बगैर ही पता होना चाहिए यहाँ पे कि किस फॉर्म में आपका आंसर आएगा, ताकि जब आपको आंसर मिले, इस तरह से क्वेश्चन मिले, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये किस ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मिड वाले को कैंसिल कर दो, साइड में जो भी बचा है, जरूरी नहीं कि डिफरेंट है, यहाँ पे 2 भी हो सकता था, जो भी आपका साइड में आंसर बचे आपका आंसर उस फॉर्म में आएगा। इसका मतलब कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक ऐसा मैट्रिक होगा जिसकी 3 रोज होंगी 2 कॉलम होगा, इसको सॉल्व करने से, ठीक है। यही चीज आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे 2/2, ठीक है। तभी मैंने यही कहना था कि मिड वाला कैंसर और साइड में बचा है वो वाला आपका आंसर है, तो यहाँ भी वैल्यू हो रही है M0 का आंसर। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ऐसा मैट्रिक्स मुझे नजर आ रहा है जिसमें एक रो है एक ही कॉलम है, तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे एक ही रो और एक ही कॉलम, आंसर 1 आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, तो इस वाले को भी जरा चेक कर लेते हैं। पहले वाले का ऑर्डर था, पहली रो थी दूसरा कॉलम था, तो इसका ऑर्डर था 1 × 2, एक रो थी 2 कॉलम था, ठीक है। और इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 2 रोज है 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2 × 1। पॉसिबिलिटी मैंने कहा था हमेशा मिड ये दोनों चीज़ें सेम होंगी तो फिर इसकी पॉसिबिलिटी है, यानी कि पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज, यही है ना हमारी पॉसिबिलिटी भी यही है कि पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले की रोज इक्वल हो। तो अगर आपने पॉसिबिलिटी दूसरी तरह नहीं चेक करनी तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि आप पहले का भी ऑर्डर लिख लें, दूसरे का भी ऑर्डर लिख लें, मिड वाले को चेक कर लें, दोनों सेम है तो आप कहेंगे हाँ। अब इसी तरह से अगर मैं इस वाले को चेक करना चाहूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चेक करूँ तो पहले वाले का ऑर्डर है 1 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। और दूसरे वाले को अगर चेक किया जाए तो दूसरे वाले में 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो मिड वालों का दोनों का सेम होना जरूरी है, तो क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन भी यही पता चलता है कि पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले की रोज इक्वल हो, तो पहले वाले का कॉलम 2 है, रोज इक्वल है, तो इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, तो वो यहाँ पे बच रहा है 1/1, क्योंकि साइड वाला जो है वो आंसर वाला फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमें समझ आ जाती है कि इन 2 मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर एक ऐसी वैल्यू आएगा जो कि 1 रो होगी 1 कॉलम होगा। अब कैसे होगा, जैसा कि मैंने कहा कि 1 रो ने 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 मल्टीप्लाई, पहले वाले ने पहले से होना है तो 1 × 5 + 2 × 0, क्योंकि हमें यही पता है कि पहली वाली रो ने पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, तो पहली वाली वैल्यू ने पहले से मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन दूसरे से होना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया, उसके बाद 4 1 4 + 2 0 0, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 4 + 0 4, ठीक है। तो मेरा आंसर भी यहाँ पे आ गया पहली रो और पहला कॉलम। सेम इसी तरह यहाँ पे भी, अब यहाँ पे 1 रो थी तो 1 कॉलम था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आगे कोई कॉलम नहीं है जो मैं यहाँ पे लिखती, दूसरी कोई रो नहीं है जो कि मैं नीचे लिखती, जस्ट पहली रो थी पहला कॉलम था, मैंने सिंपल पहले को पहले से कर दिया, दूसरे को दूसरे से कर दिया, प्लस का साइन आना था वो मैंने कर दिया और प्लस मल्टीप्लाई खत्म का, ठीक है। अक्सर बच्चे इतना काम करके भी छोड़ देते हैं, इस तरह से मुझे आंसर दे देते हैं। तो बच्चे जब पहली रो ने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो पहली में मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन दूसरे से होना है, तो प्लस का जब साइन है तो ये तो फिर प्लस होंगे ना। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी पहली रो पहला कॉलम है, तो मैंने सेम काम किया, पहले को पहले से मल्टीप्लाई किया 5 1 5, दूसरे वाले को 2 × -4 है तो मैंने 2 × -4 लिखा, 5 1 5 है -4 × 2
8 था, प्लस माइनस का साइन आना था -8, तो -8 प्लस माइनस माइनस हो गया तो -8 आ गया। 5 -8 -3 आ गया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सेम यहाँ पे ये काम किया है, पहली रो ने पहले कॉलम से होना था तो पहला पहले ना मल्टीप्लाई होना है, -3 × 4 प्लस का साइन है, 0 × 0 तो 4 3 से 12 -12 आ गया, 0 का 0 आ गया और दोनों आपस में सॉल्व हुए तो -12 आ गया। सेम काम यहाँ पे किया हुआ है, पहली रो पहला कॉलम है तो 6 4 से मल्टीप्लाई होना है, प्लस का साइन है, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने माइनस का साइन लगाया हुआ है। हालांकि 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, मतलब वो न्यूट्रल है, मतलब उसमें वो नेगेटिव साइन नहीं देता, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दे दिया हुआ है कि 0 और माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने प्लस का साइन ही लिखा है, ठीक है, तो दोनों 0 मल्टीप्लाई हो गया, 24 और 0 प्लस हो गया तो आपको 24 आ गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है तो इस वाले को मैं जरा बता देती हूँ डिटेल से। पहले वाले रो ने पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, फिर पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो सेम मेथड से मैं इसको सॉल्व करती हूँ। पहले रो ने पहले कॉलम से होना है तो पहली वैल्यू पहली से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 4, ठीक है, हो गया, प्लस का साइन लगेगा, फिर दूसरे वैल्यू दूसरे से होगी तो यहाँ पे आ गया 2 × 0। अब पहली रो ने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होना है तो फिर भी यही होगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 × 5 प्लस का साइन 2 × -4, ठीक है। सेम यहाँ पे अब पहली रो पहले कॉलम से हो गई, पहली रो दूसरे कॉलम से भी हो गया मल्टीप्लाई, दूसरी रो में आ रही हूँ तो दूसरी रो में आ रही हूँ, ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम यहाँ पे आएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और 4 × 4, ठीक है, प्लस 0 × 0। सेम दूसरी रो अब दूसरे कॉलम से होगी तो दूसरी जगह पे जाएगी, -3 × 5। आप ही पूरा स्टेप कीजिएगा, अक्सर बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए रहते हैं और बाद में खुद कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि गलती कहाँ पे की है। तो -3, क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फुल स्टेप करो, -3 × 5 0 × -4, ठीक है। सेम इसी तरह अब तीसरी रो है तो पहला कॉलम, फिर तीसरी रो और दूसरा कॉलम, मतलब हर रो ने हर कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तीसरी रो है तो मतलब तीसरी लाइन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीसरी लाइन में आ जाती हूँ, तो +6 और 4 मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन दूसरी वैल्यू दूसरे से होगी तो -1 × 0। सेम इसी तरह तीसरी रो और दूसरा कॉलम है तो दूसरी जगह पे चली जाऊंगी, 6 × 5 प्लस का साइन है, -1 × -4, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 1s are 4 प्लस 2 × 0 0 ही हो गया, यहाँ पे आ गया 12 -12 प्लस फिर 0 हो गया, 6 4s are 24 और यहाँ पे फिर 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 1s are 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे क्योंकि 4 2s are 8 है लेकिन -8 आएगा, तो -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो -8 आ जाएगा, यहाँ पे 3s are 15 आ जाएगा -15 और दूसरी वैल्यू फिर 0 हो जाएगी यहाँ पे, और 6 5s are 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 1s are 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ इसका आंस 4 -12 और 24 वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि साथ में सिर्फ 0 थे। 5 - 8 3 आ जाएगा यहाँ पे और -15 आ जाएगा यहाँ पे और नीचे वाला आंसर आ जाएगा 34 और आपका मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके बाद सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्वेश्चन नंबर 4 अब स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने आपको बता दिया है और बल्कि ये वीडियो लंबी हो जानी है तो ये वाली वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट, ये इस 1.4 का पार्ट 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट है। तो 1 क्वेश्चन जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं 1.4 का जो सेकंड पार्ट है वहाँ से मैं 4 क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो अभी तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।